टू द स्पिरिचुअल सिटीजन बाय रचना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से ममता डागर के साथ। जैसा कि हमने पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक छोटी सी सीरीज़ बनाएंगे और एक अवेयरनेस कैंपेन उसके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेलकम ममता एंड लेट्स बिगिन। थैंक यू। सो बेसिकली आज के वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि बहुत सारी औरतों को तो यही नहीं पता होता कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। तो मेरे पास मैम आपके लिए कुछ और सवाल हैं जो मैं चाहती हूँ, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस के लिए उनके आंसर करें। प्लेजर। सो मैम ये बताइए कि जब हमने ये पहचान लिया कि अगर किसी के साथ इमोशनल अब्यूज हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस के वो जो भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो उसमें से कोई भी अगर उसके साथ हो रहा है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला क्या कदम उसको उठाना चाहिए? सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? उसने फिगर आउट कर लिया डोमेस्टिक वायलेंस की वो विक्टिम है, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? व्हाट इज द राइट स्टेप? बिकॉज होता क्या है, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, यूजुअली इतना ट्रॉमेटिक हो जाता है या तो डिपेंड्स ऑन कितनी स्ट्रेंथ है, लड़की रोती रहती है या मैक्स टू मैक्स वो अपने घर पे बता देगी या नहीं बताएगी या किसी फ्रेंड से बात करेगी, बट ये कोई उतना हेल्पफुल होता नहीं है। पेरेंट्स तो अलग परेशान होते हैं, फ्रेंड्स तो आपके फ्रेंड्स ही बदल जाते हैं। आपको कहते हैं ना कि उस औरत को यकीन नहीं करते लोग जिसके साथ ये हो रहा होता है कि भाई आपके घरेलू मामला है, हम क्या करें। इस तरह से आपके दोस्त आपके रिश्तेदार रिएक्ट करते हैं, तो आप गॉसिप बन जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ एक गॉसिप बन जाती है। तो अगर वो नहीं बनाना और उससे कुछ प्रोडक्टिव और आउटपुट तो निकलेगा नहीं, आपकी प्रॉब्लम तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ऐसा कौन सा कदम है जो उसको सबसे पहले उठाना चाहिए जो कि उसको हेल्प करेगा? थैंक यू ममता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसी भी महिला के लिए जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है। तो मैं इसको लीगल तरीके से बताना चाहूँगी क्योंकि इसका लीगल तरीका ही है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप विमेन थाना में जाइए जो आपके घर के नियरेस्ट है और वहाँ जाकर के आप प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलिए। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं और वो आपकी पूरी जो केस हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और जो अदर साइड है जिनके साथ भी आपके घरेलू संबंध हैं उनको बुलाया जाता है और उनको बिठाल करके वहाँ पे वो पहला उनका अटेम्प्ट होता है काउंसलिंग का। वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाए और बात अदालत तक ना पहुँचे। तो पहला स्टेप ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि आप एक और काम कर सकते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि आपके साथ क्रूलिटी हो रही है ऑफ एनी काइंड, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, व्हाटएवर। पुलिस भी नॉर्मली जब ये कंप्लेंट्स लेती हैं तो वो भी यही कोशिश करती हैं कि किसी तरह से वो सेटलमेंट कर लें और वो एक बॉन्ड सा लिखवा लेती हैं, एक स्टेटमेंट सा लिखवा लेते हैं कि आगे आप ये नहीं करेंगे। और पुलिस की एक और ड्यूटी होती है कि फिर वो अगर उनको लगता है कि यहाँ पे सलाह नहीं हो पा रही है तो वो फिर आपको रेकमेंड करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास और इस तरह से भी आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। तीसरा एक तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में जाते हैं और अपना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आप घरेलू हिंसा का एक केस दर्ज करते हैं। उसकी अपनी पर्टिकुलर स्टेप्स होती हैं जो एज पर द मजिस्ट्रेट ली जाती है। सो मोटे मोटे ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आप स्टेप्स उठा सकते हैं और डिपेंड करता है कि सिचुएशन की ग्रेविटी कितनी है। किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है, तो लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। इसमें एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम खुद जाए और कंप्लेंट लॉन्च करे, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो सकता है कि विक्टिम की मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट या इमोशनल स्टेट ऐसी होती नहीं है कि वो खुद जाकर के कंप्लेंट लॉन्च कर सके। तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो भी रिलेटिव्स हैं या एनीबडी, you know, they can also go and lodge the complaint on behalf of the victim. ओके, तो मैं यहाँ पे ये समझ पाई हूँ कि आपको अगर आप
हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने जो है दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं, अपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालें जहां पे आपका मेंटल ट्रॉमा और बढ़ जाए। क्योंकि होता क्या है, यूजुअली जब हम अपनी बातें बाहर के इन लोगों के साथ, अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उसका सोल्यूशन तो बाहर वाले लोग दे नहीं पाते हैं, लेकिन हम अपना एक कहीं ना कहीं मजाक ही बनवा रहे होते हैं, अपने बारे में गॉसिप्स क्रिएट करवाते हैं। तो अगर तो हमारे सराउंडिंग्स में अच्छे इस तरह के लोग हैं, तो हम आप बहुत लकी हैं। अगर नहीं तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप महिला थाना अप्रोच कर सकते हैं, आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और मैम एक मेरा क्वेश्चन है, आपने जो आंसर किया प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में, तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये किस स्टेज पे जाके विक्टिम को मिलता है और उसका क्या रोल होता है? अच्छा, जब पहले तो जैसे मैंने बताया कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं थ्रू वुमेन थाना, ठीक है? एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर यदि आपने कोर्ट में केस डाला हुआ है, तो नॉर्मली शुरू के ही समय में इमीडिएटली आपको मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेगा कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाइए और वहां जाकर के आप उन्हें अपना बयान दीजिए और आप अपनी पूरी केस हिस्ट्री उनको बताइए। बात सेम है, या तो आप वाया प्रोटेक्शन ऑफिसर जा रहे हैं या मजिस्ट्रेट आपको कह रहा है कि आप जाइए और प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपने स्टेटमेंट्स दीजिए। सो इस तरह से ये एक स्टेज होती है जिसमें आप प्रोटेक्शन ऑफिसर की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। एंड मुझे एक ये भी पूछना था, अगर कोई लड़की वहीं पे रहती है, उसी घर में रहती है, और वहीं पे रह के वो अपना केस परस्यू करती है या कंप्लेन्स करती है, या ये जो भी प्रोसीजर में अगर वो चली जाती है, एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसीजर, एंड शी इज स्टेइंग इन द सेम हाउस, आई मीन ये कितना सही है? और उसको उसको किस तरह से उस चीज को क्या उसकी मेंटल स्टेट होनी चाहिए, क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए, और क्या उसको वहां रहना भी चाहिए, या उस स्टेज पे उसको अगर बात इतनी आगे बढ़ गई है तो अपने घर चले जाना चाहिए? पहली चीज तो ये समझ लीजिए ममता कि जिस घर में आप शादी होकर के गई हैं, उस घर में आपका रहने का पूरा पूरा अधिकार है। उस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत इसको कहा गया है शेयर्ड अकोमोडेशन। शेयर्ड अकोमोडेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर जिनकी भी आपके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, उनके साथ अगर आप रह रहे हैं, तो उस घर से, उस छत के नीचे से आपको कभी भी कोई भी नहीं हटा सकता। नॉर्मली जब आप कोर्ट में जाते हैं और आप कोर्ट के थ्रू अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़ते हैं, तो पहला ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट का होता है, जो कि आमूमन इमीडिएटली होता है, वो यही होता है कि आप विक्टिम को शेयर्ड अकोमोडेशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, आप शेयर्ड अकोमोडेशन का स्टेटस नहीं बदल सकते, आप उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और नहीं कर सकते। यहाँ तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके अलावा आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते हैं विक्टिम पे, और आप उसके शेयर्ड अकोमोडेशन से नहीं हटा सकते हैं। तो अगर आप में उतनी शक्ति है कि आप अपने आसपास जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आपको दिया जा रहा है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि सबसे पहले वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज करके आइसोलेट करते हैं, अगर आप उस चीज को संभाल पा रहे हैं तो आपको शेयर्ड अकोमोडेशन से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, और वहां से आपको निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यही एक कारण था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाया गया था, क्योंकि पहले ये होता था कि भाई आप निकल जाएं घर से, आपको धक्के मार के निकाल दिया जा सकता था। अब ऐसे नहीं है, अब रिवर्स है। तो कई केसेस ऐसे भी हुए हैं कि परपिट्रेटर को ये कहा गया है कि आपकी वजह से विक्टिम को खतरा है, तो आप इस वक्त घर के बाहर चले जाएं। मजिस्ट्रेट को ये पावर्स भी है। सो एम आई क्लियर ऑन दिस कि आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं, ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। बहुत सारी ऐसी इतने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, तो मुझे लगता है इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिन लड़कियों के साथ हो जाती है कि इन लॉज के बीच में या उसके मैट्रिमोनी हाउस में, उसकी मैरिज लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिसके साथ होती है उसी को पता होता है कि उसके लिए
इतना पेनफुल होता है कि जिस घर को वो सब कुछ अपना मान के वहां शादी करके और वो एक सपना लेके आती है कि वो एक अपना घर सजाएगी, घर बनाएगी, लेकिन वो टूट जाता है। ऊपर से उसके साथ इतनी खराब सिचुएशन हो जाती है और फिर वो ना आगे परस्यू कर पा रही है, ना उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही है और वो पीछे कैसे जाए। तो मैं यहाँ पे ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ, स्ट्रांग रहे, पीछे ना मुड़े, क्योंकि जिंदगी जो है आगे चलते रहे और आगे देखते रहने में ही है। पीछे बैक स्टेप करके कोई भी चीज आपके फेवर में नहीं जाएगी। जो छूट गया, जो छूट गया। आप कहते हैं ना, भगवान जब मुसीबत देता है तो उसको सहने की भी शक्ति देता है। तो आप उतनी स्ट्रांग हैं, आपको किसी से इस बात का वो अप्रूवल नहीं चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको पता है आप कितनी मजबूत है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जब नए घर में जाते हैं तभी इसमें इतनी शक्ति लगती है अपना सब कुछ छोड़ने में। तो उसी शक्ति को बस जगा के रखना है। मैम, जो ये प्रोटेक्शन की आप डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि जब अगर सपोज वो कोर्ट का रास्ता अपनाती है और आप कहती हैं कि अधिकार है उसका उस घर में रहने का, तो कोर्ट से क्या उसको एक प्रोटेक्शन ऑर्डर लाने की जरूरत है? पहले तो है या नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या बिना कोर्ट को ये चीज बताए हुए वी डोंट हैव टू गेट दिस ऑर्डर। ममता, प्रोटेक्शन ऑर्डर लाना चाहिए या नहीं चाहिए ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलना एक विक्टिम का अधिकार है। और प्रोटेक्शन ऑर्डर जो होता है वो आपको अमूमन पहली हियरिंग में ही मिल जाना चाहिए, और अगर आपको नहीं मिला है तो आपको परस्यू करना चाहिए कि वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत 3-4 चीजें होती हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है बहुत छोटा सा एक्ट है, और इस एक्ट को एक कंप्लीट एक्ट की तरह रीड किया जाता है। अगर आप इसको सेक्शन वाइज रीड करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अच्छा इसमें ये, यू हैव टू रीड द होल एक्ट। आपको उस पूरे एक्ट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में नॉर्मली ये मेंशन किया जाता है कि अब जो विक्टिम है उसके साथ परपेट्रेटर जो है, जो अब्यूसर है, वो किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है वो वहां पे लिखा हुआ है कि ये कैटेगरीज है डोमेस्टिक वायलेंस की। उसके बाद वो कभी भी आपको फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या किसी भी और सोशल मीडिया के थ्रू ना कभी आपके साथ अननेसेसरी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है, ना वो कभी आपको कोई थ्रेटिंग कॉल्स दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ना अकेला अब्यूसर, ना ही उसके संगी साथी, कोई भी आपके साथ इस तरह की अगर हरकत करते हैं तो वो और घरेलू हिंसा हो जाती है। उसके अलावा जब आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी चीजें फाइनेंशियल कैटेगरी में आती हैं, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल केस फाइनल होता है। Another thing which is very important about protection order, which we have to read again the whole context of the act, हम उसको इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते हैं। और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारी औरतों को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि आपका जो स्त्री धन है या आप जो भी सामान अपने डाउरी में लेकर के आए, उसको आपका अब्यूसर हाथ भी नहीं लगा सकता, वो सिर्फ आपका है। और प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। सो इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं। और अमूमन ये प्रोटेक्शन ऑर्डर प्लस आपके शेयर्ड अकोमोडेशन का ऑर्डर, ये आपको एक साथ मिलता है। और ये एक तरीके का स्टे भी है, ये अब्यूसर के ऊपर एक तरीके का स्टे भी है कि जब तक केस फाइनलाइज नहीं होता है तब तक आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। So this was a very nice question which you asked me, Mamta, and it is a very important question, क्योंकि नॉर्मली लोग प्रोटेक्शन ऑर्डर को पूरी डेप्थ में जाके नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ सतह पे समझते हैं और उस वजह से घरेलू हिंसा और भी होती जाती है। मैम, एक चीज आपको इस पे क्या लगता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक औरत जो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक टफ सिचुएशन आने पे दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। ठीक है, उसका जो विक्टिम है उसके साथ जो हुआ, हस्बैंड ने, लॉज ने जो किया तो किया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, या मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में? ममता, अभी जो आपने क्वेश्चन किया है एक्चुअली वो उसमें लीगल एस्पेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। और
इसको एक्चुअली ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। और विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, वो ऑल ओवर होती है। और विक्टिम ब्लेमिंग जो होती है नॉर्मली सोसाइटी एट लार्ज करती है, पर क्या होता है कि हम औरतें हैं, तो जब कोई और औरत भी आपको विक्टिम ब्लेम करती है तो उस टाइम पे हमें तकलीफ ज़्यादा होती है, बस फ़र्क इस बात का है। और तकलीफ इसलिए होती है कि लगता है कि क्या ये समझ नहीं सकती कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, पर एक्चुअली वो नहीं समझ पाती हैं। विक्टिम ब्लेमिंग का मतलब ही है कि उन्हें लगता है कि ये हमारे साथ तो कभी हो नहीं सकता। और विक्टिम ब्लेमिंग अकेले डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के साथ नहीं होती है, किसी भी तरीके का क्राइम जब भी होता है तो उसमें नॉर्मली सबसे पहले लोग विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं, जबकि परपिट्रेटर को करना चाहिए। ये स्ट्रेंथ हमारे अंदर आनी चाहिए कि हमें परपिट्रेटर को ब्लेम करना है। और इसके नीचे का जो बेस इमोशन है वो बेसिकली जेलसी होता है, वो एनवी होता है, क्योंकि यही वो औरतें हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देख के, आपकी लाइफस्टाइल को देख के, आपके तौर तरीके और पर्सनालिटी को देख के उन्हें एक सर्टेन डिग्री ऑफ एनवी और जेलसी होती है। वो आपके जैसा बनना चाहते हैं पर वो बन नहीं पाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि सबसे बेस्ट ये है कि चलो हम इसी को ब्लेम कर देते हैं, ये ऐसे खाते पीती थी, ऐसा इनका घूमना फिरना था, वो शाम को कभी कभी हमने उन्हें बार में भी देखा है, कई बार तो हमने उन्हें बॉयज़ के साथ भी, मेंस के साथ भी देखा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई गलती रही होगी। तो इसको बेसिकली हम एक विक्टिम ब्लेमिंग की कैटेगरी में डालते हैं। और नॉर्मली जो विमेन विक्टिम ब्लेम करती है उसको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, उसको कहते हैं क्वीन बी सिंड्रोम। वो अपने आप को एक क्वीन बी समझती है, वो सोचती है कि व्हेन शी विल स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर पर्सन, अच्छा वो कभी आपके चेहरे पे नहीं कहेंगे, वो ये पूरी कहानी जो है वो कहीं और जाकर के कहेंगे और इवेंचुअली वो आपको पता लग जाती है। तो मेरी ये एडवाइस होगी जितने भी विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, क्योंकि हम इस घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, आप विक्टिम ब्लेमिंग पे ध्यान ही ना दें। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, ये किसी ऐसे इंसान का इशू है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनवी है, जो आपके जैसा बनना चाहता है, जो अपनी किसी तरीके की गिल्ट को छुपा रहा है और जो ये सोच रहा है कि उसके साथ ये सिचुएशन कभी नहीं आ सकती। तो विक्टिम ब्लेमिंग चलती रहेगी, उसे चलने दो, लेकिन जो सर्वाइवर्स हैं आप उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें। और जब फिल्टर करते हैं ना हम, तो सही लोग हमारी ज़िंदगी में आने लगते हैं। राइट, दैट इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन। पीपल हु हैव विक्टिम ब्लेम्ड मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब वो मेरी लाइफ के हिस्सा में नहीं है। और कहीं मैंने एक सुना था, प्यार से मिलो तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ठीक है, भीड़ कम। राइट। और मुझे ये भी लगता है मैम, जब एक डिफिकल्ट फेज आता है तो मे बी कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छी चीजें भी लेके आता है आपकी लाइफ में। आप अपना स्ट्रेंथ चेक कर पाते हो और फेक लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। तो आई थिंक स्ट्रांग रहे विमेन, क्योंकि जो स्ट्रांग विमेन होती है उससे लोग इंटिमिडेट होते हैं। शायद उसके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन उसको नीचे दबाना बहुत मुश्किल होता है। और आपको आपकी स्ट्रेंथ का अंदाजा है, हर औरत के अंदर शक्ति छुपी है। आप अगर जितने भी हमारी ऑडियंस है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आप सिर्फ बेस्ट डिजर्व करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ये मेंशन किया था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा रिवील करने वाले हैं, तो आई थिंक अब उस रिवील का टाइम आ गया है। और हम एक डोमेस्टिक वायलेंस विंग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़ी एनजीओ के साथ, जिसका नाम है परी फॉर इंडिया। आप भी उससे जुड़ी हुई हैं ममता, और थोड़ी देर में योगिता हमें कुछ ज्वाइन करेंगी और इसके बारे में वो और ज़्यादा डिटेल में सबको बताएंगे हमारे दर्शकों को। सो आई एम सो ग्लैड कि ये एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे और आपकी लाइफ में आई है, और हम इसका चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, लोगों को जो है, और बहुत सारी औरतों को इससे हेल्प मिले। इसके पीछे हमारा एक ही मकसद है कि अगर कोई भी, चाहे एक भी और या 100, सो नंबर इज नॉट द एम। हमारा एम है कि हम किसी की लाइफ में कुछ
पॉजिटिव सुधार ला पाए, किसी को हेल्प कर पाए। तो आप ये वीडियो से जुड़े रहें, आप शेयर करते रहें और हमें देखते रहें। तो अब हमारे साथ जुड़ रही हैं योगिता बयाना, जो परी फॉर इंडिया की मेन पायनियर हैं। योगिता, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट रिवील है जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप अपने द्वारा खुद बताएं सबको। I think ये बहुत बड़ी रिवील है. It's a very very big news because Pari has been working with the victims of sexual violence for last 1 decade. Now we used to get a lot of calls from domestic violence survivors, but we were so helpless that because we had limited resources, हमारे पास अभी employees भी नहीं थे और हमारे पास इतना जन संसाधन भी नहीं था कि हम we could reach out to those survivors. तो हमने काफी मतलब अटेंड करते थे बट बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते थे. पर अभी परी हैज स्टार्टेड अ विंग जिसमें हम सारे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हमारे पास आएंगे अंडर योर वेरी मच गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन में हम उन्हें हेल्प करेंगे और जहां तक हो सके उनको मतलब जो उनका हक है वो दिलाने में मदद करेंगे. और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपके जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना और जहां तक हो सके जितनी महिलाओं की हो सके हमें हेल्प करनी है. विक्टिम को ब्लेम मत कीजिए, विक्टिम पे बिलीव कीजिए एंड स्टे हैप्पी. यू डिजर्व इट.